कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Okay, so let's start the class. Sharing my screen. स्क्रीन दिख रहा है? आई थिंक मेरा साउंड इको कर रहा है। मैम अपने आप को म्यूट कर लें। नाउ इट्स फाइन। ओके, तो देखिए ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज योर सिलेबस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रीजनिंग तो आपने पढ़ लिया। एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। तो देखिए ये जो टाइप्स ऑफ रीजनिंग है इसमें दो होता है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग में हमने यहाँ पे वर्बल रीजनिंग आता नहीं है, नॉन वर्बल आता नहीं है बेसिकली। नॉन वर्बल में होता है पिक्चर्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होता है एंड ऑल। यहाँ पे जो आता है वो दूसरे टाइप का रीजनिंग आता है। ठीक है, इसमें कि नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है और ब्लड रिलेशन है। तो ये चारों टॉपिक जो है आपकी मैम ने कवर अप कर दिया है। तो मैं जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से शुरू करूंगा। एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर कितना क्षमता है, दैट इज नोन एज अभिवृत्ति। अब क्या है कि रिसर्च करना है आपको। जब प्रोफेसर आप बनोगे तो क्या करोगे? रिसर्च करोगे। तो रिसर्च में क्या करना होता है बेसिकली, ये देखते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं रिसर्च करने की। तो उसके लिए क्योंकि मैथमेटिक्स भी चाहिए, तो मैथमेटिक्स में आपकी क्या अभिवृत्ति है आपके अंदर की। देखिए अभिवृत्ति मतलब होता है आपके अंदर की वह क्षमता जिसको कि आगे जब संभावना मिलेगी तो वो जो है फिर से उभर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद के अंदर जो था पहले से महानता थी, तो धीरे धीरे पढ़ते गए लिखते गए, जैसे ही रामकृष्ण के शरण में आए उनके अंदर की वो अभिवृत्ति जो है बाहर प्रकट हो गई। ऐसे ही न्यूटन के साथ भी। तो हर किसी के अंदर उसका अपना एक एप्टीट्यूड होता है जिसको हम बोलते हैं अभिवृत्ति। जैसे ही वो अभिवृत्ति जो है उसको अगर कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है तो वो क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर भी वही हम पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, बिकॉज वी आर डूइंग मैथमेटिक्स। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके ठीक है, एक मिनट। अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके ठीक है, चलिए। तो मैं अपने आप को ये करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यस मैम।
थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ सभी बच्चों से। एक्चुअली सर इज इन दी एसवीआसा कैंपस, अंदर वो शायद आप पीएचडी ऑफिस में हो ना, सो इट इज नॉट अलाउड फॉर हिम टू स्पीक इन अ प्रॉपर वॉइस लाइक हाउ आई एम डूइंग करेंटली। तो प्लीज आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना टू लिसन हिम विद द ईयरफोन। ओके, थैंक यू सर, कैरी ऑन। ओके, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा फास्ट में थोड़ा तेज बोलूं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स तो सब लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स हमने बचपन से लेकर के सुबह शाम दिन रात पढ़ा है 10th तक। कई सारे लोगों को मैथमेटिक्स समझ में भी आता है, कई सारे लोगों को समझ में नहीं भी आता। तो आप सबसे पहले ये बताइए, कौन बताना चाहे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स? एनीवन, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मैथमेटिक्स? नो वन? किसी को पता नहीं है मैथमेटिक्स क्या है? अरे भाई, स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है आके। एक हाथ उठा। जी मकरंद जी बताइए। मैथमेटिक्स हमारे सुविधा के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसी सुविधा की है कि जो जिसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। समझो हाँ, हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हमने कमाए, कितने पैसे खरीदे, इसके लिए कौन से भी चीजें, पैसा है ना, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन उसके लिए वो मैथमेटिक्स के ये है। ओके, ठीक है, मकरंद जी ने भी सही बात बोली। देखिए समझते हैं, आइए अब समझते हैं मैथमेटिक्स क्या है। जी साक्षी जी बताइए, नो बताइए। सर, बाय मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। तो जो भी आपको चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ जो भी आपको शेप दिखाई देती है, जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जितना कुछ भी आपको पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, वो सब क्या है? वो मैथमेटिक्स के अंदर आता है, वो डील करता है। तो मैथमेटिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि शेप्स के साथ, क्वांटिटी, जैसा कि उन्होंने बोला ना मकरंद जी ने, कि पैसा लेना है या चावल लेना है 1 केजी 2 केजी, या फिर हमें क्या करना है, हमें पानी लेना है, हमें दूध लेना है, हमें पेट्रोल लेना है। तो क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट, कि किसी भी चीज को अरेंज कैसे करना है। जैसे अगर मान लीजिए योगा क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको हम किसी को सेमी सर्कुलर शेप में बैठाते हैं, कहीं पे रो एंड कॉलम वाइज बैठाते हैं, कहीं पे हम सर्कुलर शेप में बैठाते हैं, कहीं पे हम रेक्टेंगुलर शेप में बैठाते हैं। तो जो एक अरेंजमेंट है, तो 3 चीजों के साथ बेसिकली जो हमारा मैथमेटिक्स है वो डील करता है। पहला क्या डील करता है? कि शेप्स के साथ, जो हमारा शेप है उसके साथ डील करेगा। किसके साथ डील करेगा? पहला होता है, देखिए पहला है शेप के साथ, दूसरा है हमारा क्वांटिटी के साथ, और तीसरा है अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट में क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे, ये हमने क्या किया, सर्कल्स को अरेंज कर दिया, और ये अरेंज करके हमने क्या बना दिया, एक माला बना दिया। ठीक है, एक एक इस तरह से जो है एक माला बना दिया, तो इसको कहते हैं हम अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी, तो जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सॉरी ये तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल ऐसे हो जाएगा, या फिर क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये सारे शेप्स हमारे होते हैं। सर्कल हो गया, एंड अरेंजमेंट हो गया, और लॉजिक ऑफ शेप्स ये हो गया। अब क्वांटिटी क्या होता है, जैसे 1 केजी हो गया, यहाँ से 1 लीटर हो गया, एंड ऑल। तो ये सारे जो है चीजें। तो मैथ क्या है, कोई भी पूछे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द शेप, क्वांटिटी एंड दियर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट के साथ जो डील करता है उसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अगर कोई और नहीं बताना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं कि मैथ इज ए कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स,
तो जितने भी नंबर है उनका जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो आपस में हम जो कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहेगा मैथमेटिक्स के बारे में? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। अब बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यहाँ पे समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक ईंट है, यू हैव अ ब्रिक। जैसे मान लीजिए हमारे पास ईंट है, एक छोटा सा हमने घर बनाया, फॉर एग्जाम्पल हम एक घर बना रहे हैं। ठीक है, घर बनाते हैं, देखिए मकरंद जी के लिए बनाते हैं थोड़ा सा योगियों वाला, योग मठ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ऐसे हो गया, ये हमारा छत बन गया, एंड यहाँ पे एक हमने दरवाजा बना दिया, और यहाँ पे एक हमने खिड़की भी बना दिया। ठीक है ना, और बगल में कुछ लोग बैठ करके, ये सामने यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, टीवी में भी कुछ चल रहा है, उसको देख रहे हैं। ये घर हमने बना दिया। तो घर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? वो एक ईंट होता है। एक ईंट पहले था, इसके ऊपर एक और ईंट को अरेंज किया, फिर इसके ऊपर एक और ईंट, फिर एक और ईंट, ऐसे करते हुए जो है पूरा हमारा घर बनता है। तो क्या कह रहा है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ। तो जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, जो भी हमारा डे टू डे काम हो रहा है, उसका क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी से सारा चीज बनता है, इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइसेस। तो जो हमारा मोबाइल का डिवाइस है, ठीक है ना, जैसे मोबाइल मतलब क्या? जो मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मूविंग हो गया, या जो हम जिससे बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? डिजाइन। ठीक है, ये सारे जितनी भी चीजें हैं, आर्ट हो गया, मनी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एंड इवन स्पोर्ट्स, सब में क्या होता है? मैथमेटिक्स। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सर आप तो कह रहे हो कि आर्ट में ये है, क्या कहते हैं, आर्ट में मैथमेटिक्स है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें कोई भी पेंटिंग बनाना होता है, या कोई भी स्कल्पचर बनाना होता है, मूर्ति बनाना होता है, तो पहले उसका हम क्या लेते हैं? पहले उसका हम मेजरमेंट करते हैं, एंड दैट मेजरमेंट्स कम्स अंडर द jurisdiction ऑफ मैथमेटिक्स। पैसा हो गया, या इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग में कोई भी हमको पुल बनाना है, या कोई भी चिप डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए भी पूरा अरेंजमेंट होता है कि बेस का विड्थ कितना का लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इवन स्पोर्ट्स में भी कि जो पिच की लंबाई होनी चाहिए क्रिकेट की, वो 22 गज की होनी चाहिए, गेंद का भार इतना होना चाहिए। कंप्यूटर्स के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब मैथमेटिक्स में ही होती हैं। इवन जो भी मोबाइल से हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन है। तो जो भी हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसमें सब जगह कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के आप जो है चीजों को समझ नहीं सकते। फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पहाड़ है, क्या है? एक माउंटेन है। अब एक माउंटेन की हमको लंबाई, हाइट मेजर करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक माउंटेन हमने बना दिया, एक ये माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन। ठीक है, अब इस माउंटेन की मेरे को हाइट पता करनी है कि हाइट कितना है। ठीक है, तो इस हाइट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, इसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से इसका हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी रियल लाइफ की चीजें हैं, उनको समझने में आसानी करने के लिए, उनको समझने में आसानी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर? किसी को डाउट हो तो बताइए। एनीवन हैव एनी डाउट? मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में कोई पूछे कि मैथमेटिक्स क्या है, तो सीधा सीधा बताइए। ये एक मैथमेटिक्स का जो है एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है शेप को, शेप यानी आकृति, आकृति के बाद जो उसकी मात्रा है यानी क्वांटिटी, और उसके बाद जो उसका अरेंजमेंट यानी जो रख रखाव है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं नंबर, मात्राओं यानी कि क्वांटिटी, परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड, रूप यानी शेप, और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करता है। इन सब में आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है जी, ओके। उसके बाद आता है कि गणित की शाखाएं हैं। तो मैथमेटिक्स जो होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जैसे एक हो गया अरिथमेटिक, जिसको बोलते हैं अंक गणित। एक बोलते हैं रेखा गणित, जिसको हम जियोमेट्री बोलते हैं। एक है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं हम। एक है सांख्यिकी, जिसको हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। एक है बीज गणित, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। और एक है कलन, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। अब समझिए यहाँ पे,
आपने ज्योमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो कैलकुलस भी पढ़े होंगे, अलजेब्रा भी पढ़े होंगे, स्टैटिस्टिक्स अभी आप पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है जो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उसमें आपको केवल अंक गणित पढ़ना है। अंक गणित मतलब क्या? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में भी कुछ पार्ट को आपको पढ़ना है विच विल सी। तो आइए देखते हैं। ये नंबर्स मैम ने आपको पढ़ा दिया है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब जो है मैम ने पढ़ा दिया है ना। नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं नंबर सीरीज में? एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं जो फर्स्ट आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स का, दैट इज फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन को समझते हैं। तो दुनिया में देखिए क्या होता है कि कई बार हम जाते हैं और मतलब घर पे जो है 5 जलेबी आए। मान लीजिए हमारी कौन है भाई, हमारे बीच में आदरणीय अंजू जी हैं। अंजू जी के घर पे 5 रसगुल्ले आए। अब इनके घर पे 3 लोग हैं। अब 5 रसगुल्ले को 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे भाई? उसको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक रसगुल्ला को क्या करना पड़ेगा? 2 रसगुल्ले को 3 लोगों में बांटने के लिए 2/3, 2/3, 2/3, एक एक रसगुल्ला सबको दे देंगे। और फ्रैक्शन, तो जहां कहीं भी जो है फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट बटे होल, ठीक है ना, पार्ट बटे होल, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट मतलब क्या हो गया? 5 था पूरा, ठीक है ना, 5 भाग, 5वां भाग 12 में से 5। जैसे अगर हमने लिखा 5/12, ठीक है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन अगर मैं लिख रहा हूं तो ऐसे समझिए क्या होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि 5/12, ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट मतलब है उसके पार्ट को, एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है होल है, मतलब टोटल संख्या जो थी, टोटल जो अमाउंट था वो 12 था, और 12 में से 5 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर हमेशा पार्ट होता है, नीचे हमेशा होल होता है। अगर मान लीजिए मैंने 13/17 लिखा, मतलब घर पे को टोटल 17 रसगुल्ले थे, जिसमें से 13 रसगुल्ले जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जो होता है होल नंबर होता है, ऊपर पार्ट होता है। क्लियर है? अब जो ऊपर वाला होता है इसी को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं अंश। और नीचे वालों को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हर। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन का मतलब एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि फ्रैक्शन के बारे में और समझते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन के बारे में क्या समझते हैं। अभी जो फ्रैक्शन है, तो कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा? कोई भी अगर नंबर होगा जो p/q के फॉर्म में होगा, तो उसको हम कहते हैं, सॉरी क्या हो रहा है ये, फ्रैक्शन। हाँ, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक होता है, इसके फ्रैक्शन के कई तरह के प्रकार हैं। एक होता है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन कौन है भाई? इसको हम नॉर्मल भिन्न कहते हैं। कॉमन फ्रैक्शन में क्या होता है? नंबर रिटन विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन विच बोथ आर नेचुरल नंबर। तो जो लिखा हुआ नंबर है हमारा वो बोथ नेचुरल नंबर होगा। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो काउंटिंग के नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, नीचे भी नेचुरल नंबर। तो कॉमन फ्रैक्शन क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन जो कि इसकी संख्या क्या होती है, p/q के फॉर्म में होगा, विच इज दिस p/q। और इसमें जो p/q के फॉर्म में होगा, और साथ ही साथ जो है उसके अंश में और हर में, दोनों में नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर। हाँ, काउंटिंग के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 0 1 2
3 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं, तो इनको हम कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा है सर जीरो नहीं आएगा ना नेचुरल में, वन हाँ से सॉरी 9? जीरो नहीं आएगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा, जीरो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर के होते हैं। इसके बाद होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें जो है प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसका डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा और न्यूमरेटर हमेशा कम होगा, तभी तो एक से कम आएगा ना। तो जिस भिन्न का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, 1/2 मतलब 0.5 हो गया, 3/4 मतलब 3/4 मतलब 0.75 हो गया। तो इस तरह से इसका आ रहा है, क्लियर है। तो एक से अगर कम आता है वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कि मिक्स फ्रैक्शन में होल प्लस फ्रैक्शन, ठीक है ना, होल प्लस फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, समझने के लिए इसे यहाँ पे लिखा ना कि 2.1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने टू को भी लिखा है, सॉरी देखिए, यहाँ पे है 2+1/3, मतलब क्या होता है 2.1/3। तो इसमें देखिए ये फ्रैक्शन है और ये जो है ये होल नंबर है। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो होल है और जो फ्रैक्शन है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसका जो बेसिकली हमारा डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो एक से ज्यादा होता है। जैसे आप 5/4 को देखिए, 9/7 को देखिए, 11/9 को देखिए, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, और इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। तो हमें क्या करना है, 4 प्रकार के हमने फ्रैक्शन देख लिया। पहला फ्रैक्शन कौन सा होता है, पहला फ्रैक्शन होता है जिसमें, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि संख्या जो होती है एक से कम होती है। दूसरा है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में सिंपल p/q के फॉर्म में होता है और जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन नंबर भी होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये 4 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, इसको कि जिसका कि आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि जब आप कॉन्सेप्ट को जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछेगा आगे हम देखेंगे। ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, जी बताइए, आरती जी बताइए। यस सर। सर हाँ तो फिर कॉमन फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई फर्क ही नहीं है ना, बोथ आर सेम नो? नहीं, बिल्कुल कॉमन फ्रैक्शन में और प्रॉपर फ्रैक्शन में यही फर्क है कि कॉमन फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक के कम भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी। क्लियर है? यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी उसके बाद आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। 10/12। 10/12, अरे वाह क्या बात है ममता जी, ग्रेट। और कोई बच्चा बनाना चाहते हैं, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए फिर। ममता जी का आंसर है 10/12, और कोई बताना चाहता है तो देखें। चलिए आई थिंक सॉल्व कर रहे हैं कि मैं पढ़ा बता दूं, बताइए। बाकी जो 29 बच्चे हैं यहाँ पे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बता दूं कि आप लोग करोगे। सर आप ही बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को आता होगा पर कुछ लोगों को नहीं। तो ओके डन, ठीक है पहला करा बताता हूँ। दीजिए। हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, समझिए फिर। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है, पहले जो आपका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि इन अ क्लास
3/4 स्टूडेंट डू नॉट नो ईदर इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? सबसे पहले है इन ए क्लास 3/4 ऑफ स्टूडेंट डू नॉट नो इंग्लिश। तो मतलब मान लीजिए क्लास में जो है स्टूडेंट है, वो मान लीजिए कि कुछ है, मान लीजिए एक है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट का जो 3/4 है, 3/4 है, 3/4, सॉरी, 3/4 जो स्टूडेंट है, तो 3/4 स्टूडेंट जो है ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है। तो नॉट नो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, समझ जाइए। बट 1/6 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। तो 1/6 जो है वो क्या जानते हैं? 1/6 जो है वो इंग्लिश जानते हैं। इंग्लिश को मैं ई से लिखता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ हिंदी इंग्लिश? इफ ए स्टूडेंट हु नो हिंदी इज 1/8। तो 1/8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी जानते हैं, ठीक है ना, केवल हिंदी जानते हैं। अब ये बताइए कि हमारे पास जो है 3/4 स्टूडेंट जो है वो जानते ही नहीं कुछ भी, ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। तो अगर मेरे को निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी या इंग्लिश में तो कुछ भी जानते हैं, तो 1/3/4 कर देंगे, ठीक है। 3/4 क्यों करेंगे? क्योंकि भिन्न जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक ही रिप्रेजेंट कराता है। हम अभी बताए थे आपको, हमने अभी क्या बताया था आपको, ये जो होता है ऊपर पार्ट को दिखाता है और नीचे होल दिखाता है, नीचे होल। तो अगर हम होल देख ले भिन्न का, तो होल बाई होल जो हो जाएगा, मान लीजिए 3/4 है, मतलब क्या, 4 जो है होल है और 3 उसका भाग कर रहा है। तो अगर 4/4 करेंगे तो भिन्न जो होता है एक्चुअल फॉर्म में वो एक ही होता है, एक। तो हम एक भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 स्टूडेंट। कितने आ जाएंगे? 1/4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कुछ ना कुछ जानते हैं। अब उसमें से जो केवल हिंदी जानते हैं वो हमारे हैं कितने? वो हमारे हैं 1/8, ठीक है। 1/8 केवल हिंदी जानते हैं और 1/6 केवल इंग्लिश जानते हैं। तो 1/4 में से अगर मैं 1/6 प्लस 1/8 को घटा दूं, मतलब जो दोनों जान रहा है हिंदी इंग्लिश, उसमें से जो केवल हिंदी जान रहा है केवल इंग्लिश जान रहा है, इनको अगर मैं घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये बताइए कि कौन कौन जो है भिन्न का जोड़ घटाव जानता है? इसमें हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा जो है, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इधर सॉल्व करके। यार पहली बात तो भी 1 -3/4 के लिए ये तो मतलब नहीं जानती है ना इंग्लिश और हिंदी। हाँ, 3/4 जो है ये नहीं जानते। तो हमको निकालना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का पता करना है तो जितने नहीं जानते हैं पहले उनको हटाते हैं। तो यही हमने किया कि 1 - 3/4 किया, तो जितने जो नहीं जानते थे 3/4 उनको हमने हटा दिया। तो अब 1/4 विद्यार्थी हैं, उसमें से जो हिंदी इंग्लिश दोनों भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। हम क्या करेंगे कि 1/4 जो विद्यार्थी है उसमें से जो केवल हिंदी जानता है उसको हटा दिए और जो केवल इंग्लिश जानता है उसको हटा दिए। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? जो दोनों जानता होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने वही किया है। हाँ, अब जब देखिए यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 4, 6, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6, 8 का एलसीएम क्या निकलता है? निकालिए, 2, 3,
4, फिर 2 से 1, 3, 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 इसका आ गया एलसीएम। 4 6 जा 4 24, तो 6 आ गया माइनस 6 4 जा, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए। अगर मान लीजिए 3/4 स्टूडेंट है, डू नॉट नो ईदर इंग्लिश और हिंदी, तो कुछ नहीं जानता। और 1 स्टूडेंट नो इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट नो बोथ इन इंग्लिश? वो बोल रहे हैं कि 1/8 of the total students, not the remaining. 1/8 total students. अच्छा टोटल स्टूडेंट्स का है, ओके ओके सॉरी सॉरी, तो यही मिस्टेक है। 1/8 जो है ना, तो ये 1/8 जो है 8 जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, एक बार मिटाता हूँ मैं, फिर से बनाता हूँ, ठीक है। वन मिनट, चलिए अब शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, इन ए क्लास 3/4 स्टूडेंट डू नॉट नो ईदर हिंदी इंग्लिश, तो मान लेते, छोड़िए, एक्स से बनाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, एक वाला में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स वो क्या है? एक्स है, ठीक है। अब जो 3x/4 हो गए, 3x/4 जो हो गए, वो क्या कुछ नहीं जानते, ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। तो जो हिंदी इंग्लिश जानते हैं वो कितने हो जाएंगे? x माइनस 3x/4, यानी x/4 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी जानते हैं और जो इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक है। और टोटल का जो x/8 है, बट उनमें 6 स्टूडेंट नो इंग्लिश है, तो x/8 क्या जानता है? केवल हिंदी जानता है टोटल स्टूडेंट का, और जो x/6 हो गया वो केवल हमारा जानता है इंग्लिश, ठीक है जी, ठीक है। 1/6 स्टूडेंट नो इंग्लिश ओनली। तो अब देखिए, जो टोटल हमारी संख्या थी वो क्या थी भाई? 3/4 तो हमारा कुछ नहीं जानता, तो हटा दिया। बचा स्टूडेंट जो कोई हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, वो जानता है x/4, ठीक है। x/4 को जानता है, क्लियर है? तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है यार? तो x/4 को अगर ये जान रहा है हिंदी इंग्लिश, तो x/4 जब दोनों जान रहे हैं, तो x/4 में से अगर मैं x/8 को, यानी हिंदी वाले को हटाया और इसको हटाया, माइनस x/6 को, जो कि इंग्लिश वाला घटाया, तो टोटल में से घटा दो, सॉरी रुकिए, कंफ्यूजन चलिए। टोटल में से अगर स्टूडेंट है x/8 हिंदी जानते हैं, x/6 इंग्लिश जानते हैं, इसको अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, तो दोनों तो जानते होंगे ना, मामला अटक गया है। चलिए इसको कल देखते हैं, ठीक है ना, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। जब जिसने सॉल्व किया उनको बोलते हैं ना, क्या कैसे सॉल्व किया जिसने आंसर दिया? हाँ ममता जी बता सकती हैं क्या, एक बार बताइए हाँ, फिर। कैसे सॉल्व किया उन्होंने? अरे ये दिमाग में आ नहीं रहा कुछ मिस्टेक हो गया सारी। छोड़िए ना, कल देखते हैं, टाइम इसका हम कल बता देंगे, ठीक है ना, आज इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सिंपल से इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को, या ममता जी बताएंगी, आप बताइए, ममता जी बताएंगी तो बता दीजिए, ममता जी। ममता जी शायद है नहीं, है ममता जी क्या?
चलिए एक बार मैं इसको बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाना। क्लास के अंत तक भी मैं बता दूंगा। अभी क्लिक नहीं कर रहा, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जैसे ही क्लिक करेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे आगे। कह रहा है 3/5 ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर गर्ल। ठीक है, ग्रुप है, इफ देयर वर 24 गर्ल, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वर द देयर इन द ग्रुप। तो पूछ रहा है कि 3/5 जो है एक ग्रुप का वो चिल्ड्रन है, वो गर्ल है। तो सिंपल मान लीजिए कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट है। लेट स्टूडेंट इन अ ग्रुप, जो है वो x है। ठीक है, अब हम x का 3/5 यानी 3.5 जो है वो लड़कियां हैं, और वो कितनी है, 24 है। तो 3x/5 इज इक्वल टू 24 होगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर ये भागा में तो इधर गुना में जाएगा, तो 24 गुना 5। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 5/3। तो 3 से जो आंसर आएगा वो 40 स्टूडेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने माना था संख्या स्टूडेंट की x का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। किसको किसको समझ में आया? ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि, हेलो, म्यूट कर लीजिए अपनी। अब देखिए, इसको हम 100 पे भी बना सकते हैं। माना कि जो है 5 लड़कियां, कितने थे, 5 टोटल है, 3/5 ग्रुप में है ना। तो ग्रुप में 5 लड़के थे, ग्रुप में टोटल 5, तो उसमें से 3 जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। 3 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है ना। तो 3 लड़कियां, 3 जो है वो 24 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 को। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 24/3। इसलिए जो 5 है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5/24/3 एंड गुना 5। ठीक है, तो ये 8 बार में कट गया, और इसका आंसर ऐसे भी आ गया। ऐसे भी इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 40। क्लियर है। तो जिनको x से मान के बनाना है वो x से बना सकते हैं। सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया है, जो ये होता है ना कॉन्सेप्ट, ये वाला देखो, जो पार्ट बटे होल का कॉन्सेप्ट होता है उसी को लगाया है। क्योंकि जो यहाँ पे जब 3/5 बोल रहा है, मतलब 5 टोटल है, उसमें से 3 जो है वो लड़कियां हैं। तो 3 लड़कियां और लड़कियों की संख्या कितनी बताए, 24। तो 3 यूनिट जो है 24 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट 8 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 8 गुने 5, खत्म हो गया 40। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टूडेंट की संख्या x मान के भी निकाल सकते हैं। x का 3/5 लड़की है, तो 3x/5 बराबर लड़की। देखिए इधर भी लड़की है, इधर भी लड़की है, तो लड़की के बराबर लड़की हो जाएगा। 3x बराबर है 24/5, x बराबर 24/5/3। तो 3 से 8 बार में क्या, 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किनको भी तो समझ में आया, क्लियर है ना? ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ओके, रीड करना है, ठीक है। ओके, कह रहा है शाम हैड 120 टेडी बियर इन रिटेल स्टोर। मतलब शाम का एक रिटेल का स्टोर है, उसमें से 120 टेडी है। मतलब टेडी मतलब गुड़िया होता है या गुड्डे होते हैं, जो भी होता है। He sold 2/3 of them at 12 रुपी ईच। मतलब उसमें से 2/3 भाग को उसने 12 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेच दिया। तो हाउ मच डिड ही रिसीव, उसमें से कितना पैसा उसको मिला, ये बता रहा है। तो 120 टेडी था, 2/3 को बेचा और 12 रुपये ईच बेचे।
तो कितने पैसे उसने रिसीव किए ये पूछ रहा है। आंसर बताइए। धर्मेंद्र जी ये आंसर बताया, बिल्कुल सही है। और बताइए, कोई और बताए। सच में ही सही है सर या बस? अभी देखते धर्मेंद्र जी, मैंने भी सॉल्व नहीं किया है तो मैं भी अभी सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, आपके एक सपोर्टर हैं मकरंद जी आ गए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जब ये कह रहा है कि 2/3 था, 2/3 को इसने बेचा, जब 2/3 को इसने बेचा तो हमारे पास टोटल टेडी कितना था? टोटल टेडी हमारे पास जो है, टोटल टेडी, टोटल टेडी, टोटल टेडी है 120। ओके, 120 गुने 2/3, ये कितना हो गया? 40 हो गया, और ये हो गया 80। क्लियर है? ये क्या हो गया? 80। तो 80 टेडी उसने बेचा, और पर रुपए कितना बेचा? 12 रुपये ईच बेचा। ठीक है ना? कितना बेचा? ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम, और 12 रुपये ईच बेचा। तो जब 12 रुपये ईच इसने बेचा तो कितना इसको प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। हाउ मच डिड ही रिसीव? तो कितना रिसीव किया इसने, बताइए भाई। 80। ठीक 12 है, समझ में? 80 ठीक है ना? हाउ मच डिड ही रिसीव होगा तो 80 गुने 12 होगा ना। 80 खिलौने इसने रिसीव किया। अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ कुछ गलत है ऑप्शन में। एक खिलौने का जो था 80 था, तो 12 रुपये ईच इसने अगर बेचा तो 12 से हम गुना कर दें तो 12×8 = 72 हो जाएगा, तो 720 रुपया जो है उसको मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर होगा। क्लियर है? बट 7 सर 12×8 = 96 होगा। 12×8 = 96, 96, 96। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 960 जो है इसका आंसर। सॉरी, सर टैडी रिसीव करने की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि कितना टैडी इसने स्टार्टिंग में रिसीव करा? हाउ मच, हाउ मेनी कहता है ना, टेडी की बात करता है तो हाउ ओके मेनी ओके कहता है, ओके, यहाँ पे हाउ ठीक मच है। कह रहा है। लैंग्वेज से पकड़िए। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। क्वेश्चन नॉट विजिबल सर, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा क्या? विजिबल सर। मल्लिका जी शायद लगता है आपका नेटवर्क इशू है, एक बार चेक कर लीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल, ठीक है, इट इज देन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन इफ द आंसर ऑब्टेन्ड इज इतना। तो पूछ रहा है कि भिन्न था, एक फ्रैक्शन था, उसको उसने किया क्या, उसके रेसिप्रोकल से हमने डिवाइड किया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन इफ द आंसर ऑब्टेन्ड इज इतना। तो जो आंसर आया वो इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कितना उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या सर? उल्टा उल्टा रेसिप्रोकल का मतलब अगर मतलब क्या? हम मैं बता रहा हूँ, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बोला, मैं बोल रहा हूँ कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो सॉरी यार, ये जो मैंने कलम खरीदा है ना, ये कलम चलाने का मेरे को आदत है नहीं, कई बार ये घबरा जाता है। जैसे ये 2/3 है ना,
तो देखिए 2/3 है, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये होता है उल्टा। 9/4 अमित शाह जी ने बताया है, बिल्कुल से देखते हैं क्या है। एक्चुअली मैंने भी सॉल्व नहीं किया, कुछ ही देर पहले मेरे को मैसेज आया कि क्लास लेना है, सो बस मैंने क्लास ले लिया। ठीक है, तो मैंने भी इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व नहीं किया है, आप ही के सामने मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, माफ करें। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, समझते हैं क्या कह रहा है। एक मान लीजिए फ्रैक्शन है, तो हमने माना कि फ्रैक्शन जो है वो एक्स, फ्रैक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन जो है वो एक्स हो गया। ठीक है, अब एक्स को कह रहा है कि उसके रेसिप्रोकल से जो है डिवाइड करो, तो 1/x कर दिए और फिर उसी से मल्टीप्लाई करो, तो कर दिए तो क्या आएगा आपको, ये आ जाएगा। तो ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, और इसको 64 में 11 से मल्टीप्लाई करें तो 640 और प्लस 64, तो 504 प्लस 25 तो हो जाएगा कितना, 640 और प्लस 64 हो जाएगा तो 704 और 2 729 हो जाएगा, 729/64। ठीक है, तो यहाँ पे x करेंगे तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट हो जाएगा, और इसको अगर निकालना है आपको क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे इसको 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, फिर 3 से 2, 3 8 24, 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। ये 3 का 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 3 गुना 3 इसका आ जाएगा क्यूब रूट 9, तो इसका क्यूब रूट 9 आ जाएगा, और इसका जो क्यूब रूट होगा वो हमारा हो जाएगा 4 को 16, 16 को 64, तो 4 हो जाएगा। सॉरी, निकाल के देखना तो देख लीजिए, 64 है तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 3 2 का 1 हो गया और 3 2 का 1 हो गया, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4, तो क्यूब रूट आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9/4, विच इज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया जी, यस मीना जी सर। बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सर आपने हाँ, फ्रैक्शन को x/1 लिया, वी कैन ऑल्सो टेक इट एज x/y, हाँ राइट, वो भी क्योंकि ले वो सकते हैं, फ्रैक्शन है, हमने x/1। हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, सारे सारे जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन ही होते हैं, जितने भी आपके होल नंबर है वो सारे फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, जैसे मैंने क्या लिखा 5, 5 भी फ्रैक्शन है, क्यों भाई, इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, अगर आप वो कह रही हैं तो x/y भी हम मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x/y हमने माना, इसको हमने गुना किया, सॉरी भागा देना था y/x से, ठीक हो गया, और फिर हमने रियल से फिर गुना कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x³/y³, या सिंपल सा इसको हम ये से लिख सकते हैं कि x/y का होल क्यूब, तो वहां पे भी जो आएगा, इधर जो जाएगा वो सेम इसी में आएगा। ठीक है, तो हाँ, ओके x/y ओके। ज्यादा लिखने से अच्छा है, आंसर सेम आएगा। आप मान कुछ भी सकती हैं, अगर मेरे को मानने का मन करे तो मैं मान सकता हूँ मीना, ठीक है ना, मीना बटे किनका नाम रखो, आसिमा, बस कुछ भी मान लो,
लेकिन हम मानते उसी चीज को है जो आसान है, क्योंकि हम मान रहे हैं तो हम कुछ भी मानेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट आस्क, जस्ट assume like that and करिए उसको। नहीं मानना है तो कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी अननोन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा जो है बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करने की बात करते हैं। इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। सर इसको स्क्रीन को थोड़ा नीचे कीजिए ना, शायद आपने ऊपर कर रखा है। स्क्रीन को ऐसा तो नहीं है, एक मिनट रुकिए। अभी ठीक है? स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा बड़ा है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको फॉलो करना है, सजाना है। मीना जी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। ओके, तो बताइए। देखिए पहले सीख लीजिए इसको, इसको सीखने का तरीका होता है, जैसे दो चीजों में हमें पता करना है कि ए बटे बी है और सी बटे डी है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो हमने क्या किया, इफ ए बी ग्रेटर देन सी डी, मतलब क्या हो जाएगा, ए बटे बी ग्रेटर देन सी बटे डी होगा। अगर ए बी लेस देन सी डी होगा तो ए बटे बी लेस देन सी बटे डी हो जाएगा। अगर दोनों बराबर होगा तो ए बटे बी सी बटे डी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तीन चीजें दी हुई है, अब इसको हम समझते हैं कैसे करना। इसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5/8, 9/13 और यहाँ है 11/17। साक्षी जी आप मत लिखिए, मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए इसको गुना करना है, तो इसको मान लो कि ए बटे बी इसको मान लो, और इसको मान लो सी बटे डी। तो पहले इन दोनों में देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे पहले 13×5 = 65 हो जाएगा, और इधर देखिए ना 8×72, मतलब क्या है, ये 72 बड़ा हो गया। मतलब क्या है, जो 5/8 है वो छोटा है किससे, 9/13 से। 9/13 से क्या है, छोटा है। एक मिनट, अब हम देखते हैं कि 5/8 और 11/17 में कौन बड़ा है। इधर देखते हैं, देखिए 5/8 है, और इसको हम क्या करेंगे, 11/17 करेंगे। तो 17×5 = 85 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो 7×5 = 85 हो गया, और इधर हो जाएगा 88। तो ये भी है, तो 5/8 जो है, 5/8 जो है वो छोटा है, इससे छोटा है, 11/17 से भी छोटा है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि 11/17 और 9/13 में कौन सा बड़ा है। तो 11/17 और 9/13, तो 13×11 कितना हो गया, 143 हो जाएगा। सॉरी, 143 हो गया, और इधर जाएगा 17×9 = 963, 153। तो 9/13 जो है ये बड़ा हो जाएगा 11/17 से। तो सबसे बड़ा 9/13 और सबसे छोटा यही।
जाएगा, तो बीच में इसका हो जाएगा। देखिए ऐसे होगा इसका आंसर 5/8 लेस देन 11/17 लेस देन 9/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने चेक कर लिया, तो बस यही करना है, पीछा तक से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि कौन सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सी, अमीषा जी ने सी उत्तर दिया था, तो सी उत्तर में क्या है, सबसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा जो है 9/13 है, फिर 11/17, फिर 5/8। क्लियर है? सही है अमीषा जी, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा सबको? गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सर ये कौन से हाँ पुस्तक में है ये सब एग्जाम्पल? हाँ सब एग्जाम्पल केवीएस मैदान से लिया हुआ है, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। सर मेरे को कुछ पूछना है सर, उसमें पतंजलि के इसमें प्रग्रह का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब प्रग्रह। परिग्रह का मतलब होता है धन एकत्रित करने वाला। ठीक है, बाकी पतंजलि में देखेंगे, अभी जी बस अच्छा अभी इसी को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कीजिए आज का सॉल्व, बताइए। एक आईफिल टावर है, आईफिल टावर सब लोग जानते हैं। आईफिल टावर में क्या है, 1/5 पार्ट जो है पेंटेड बाय ब्रॉन्ज, 1/4। सर हाइट एंड अब डिस्टेंस से लिया हुआ है ये नहीं नहीं, ये फ्रैक्शन का ही टावर क्वेश्चन है। में तो। नहीं नहीं, ये टावर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, ये फ्रैक्शन ही है, तो सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, रिमेनिंग का 1/4 जो है वो पेंटेड है मैरून से। रेस्ट ऑफ द आईफिल टावर हैज गोल्डन कलर। इफ हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर इज 450, देन व्हाट इज द आईफिल टावर हाइट? तो जो गोल्डन कलर का हाइट है वो 450 मीटर है, तो पूछ रहा है कि आईफिल टावर का हाइट कितना है, ये बताने को बोल रहा है। तो बताइए इसमें कितना है, सॉल्व कीजिए इसको। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। बताइए। अच्छा, एक आंसर आया है 100 आंसर, ये 1000 आंसर है। ठीक है, गायत्री जी ने दिया है 1000। ओके, गुड। लेट्स सी क्या हिसाब किताब है। चलिए मैं बताता हूँ क्या है, कैसे ये बनेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आईफिल टावर है, तो आईफिल टावर का आप जो लेंथ मान लो, कितना मान लो, एक्स जो है उसका हाइट है। कितना हाइट है? एक्स हाइट है। तो x/5 है वो पेंटेड किससे है? ब्रॉन्ज से, ब्रॉन्ज से। ठीक है, अब इसका बोल रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया? रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस x/5, तो आंसर आ जाएगा 4x/5। अब 4x/5 आ गया, 4x/5 का 1/4 जो है वो पेंटेड है मरून से, तो 4x/5 का कितना पार्ट पेंटेड है? 1/4, यानी कि x/5 जो है पेंटेड किससे है? x/5 जो है वो पेंटेड हो गया हमसे किससे? हाँ, मैरून से। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग गोल्डन, तो 4x/5 सर आपकी माइनस, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे सर, या तो ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा?
मतलब दिख रही है, लेकिन आप अभी नीचे लिख रहे हैं ना, तो वो पार्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे x/5 कर दिया, बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, गोल्डन कलर कितना है भाई, एक बार देख लीजिए गोल्डन कलर कितना है, 450 है। तो हम क्या करेंगे, बराबर 450 लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा एलसीएम 4x माइनस x बराबर 450। तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 450 गुना 5, x बराबर 450 गुने 5 बटे 3, तो 150 हो जाएगा। तो 15×5 = 75 यानी कि 750 मीटर हो जाएगा इसका हाइट। आंसर हाँ क्लियर है। अब इसको, ये तो लंबा तरीका हो गया, x माइनस एक्स बटे 4x कैसे होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, देखिएगा ये देखिए यहाँ पे जो आएगा x/1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5x माइनस एक्स बराबर 5x में से x गया तो कितना बचेगा, 4x/5। जिन्होंने पूछा था समझ में उनको आ गया। अब ये तो है, हाँ दिव्यानी जी समझ में आ गया आपको, ओके। अब समझिए मेरी बात को, ये तो हो गया कि ऐसा तरीका, टफ वाला तरीका। अगर आपको आसान तरीका से बनाना है एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को रिप्रेजेंट करता है, होल को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1/5 जो है वो पेंटेड है हमारा किससे, ब्रॉन्ज से। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा करेंगे, सिंपल सा ऐसे करेंगे, देखिए निकालेंगे रिमेनिंग, 1 माइनस 1/5 कर लेंगे तो 4/5 आ गया। 4/5 में से जो है आपका जो है 1/4 जो है वो किस में है, सॉरी 1/4 जो है वो मरून है। 1/4 मरून है तो निकाल दिया इसका, 20 आ जाएगा, 16 माइनस 5, तो 11/20 हो गया, ठीक है 11/20 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका रिमेनिंग जो है वो गोल्डन है, हमें क्या करना है, ग्यारह बटे बीस को यानी कि हमें 4/5 से 11/20 को भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा, 16 माइनस सर कैलकुलेशन 11। तो फिर भी करनी पड़ेगी इसमें। कोई बात नहीं, इसका आसान कैलकुलेशन है ना। जी देखिए 1/4 आ गया, ठीक है जी। अब एक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 450 को, कलर पार्ट है ना। तो 4 किसको रिप्रेजेंट, सॉरी 4, तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट आ गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कलर पार्ट को, गोल्डन कलर को। इसमें क्या मिस्टेक हुआ, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, बट इससे भी बन जाता है, ठीक है ना, इसमें कुछ दिक्कत आ गई नहीं। तो एक्स वाला समझ गया, ये वाला भी ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा कुछ कहीं मिस्टेक हुआ है, लेट्स सी। 1/4 में भी तो 1 से माइनस करेंगे। 1/5 1 माइनस किए तो 1/4 माइनस 1 करेंगे फिर होगा सर। हाँ बिल्कुल सही। तो देखिए 1/5 था ना, तो अगर 4/5 किए तो 4/5 का 1/4 है, समझ गए जी। बिल्कुल ही गायत्री दीदी ने सही बोला है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं, एक बार देखिए।
जैसे 1/5 था, तो 1 - 1/5 जब करें तो आया हमारा 4/5। ठीक है, अब इस 4/5 का 1/4 है, तो 4/5 का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। अब 1/5 है तो 4/5 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। 3/5। अब 3/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमको? 3/5 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 450 गुने 5/3, 150 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 750। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। आज का फ्रैक्शन का आप लोग क्वेश्चन करके आना, कल मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रैक्शन का। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिफोर जो है मैं क्लास को ऑफ करूं, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो भाई, ये कह रहा है कि इन अ क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश। तो एक क्लास है जिसमें मान लीजिए कि कितने विद्यार्थी हैं भाई, हम मान लेते हैं कि x विद्यार्थी हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, x विद्यार्थी हैं। तो हमारा जो 3x/4 विद्यार्थी हैं, 3x/4 विद्यार्थी हैं, वो ना हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जानते, न हिंदी जानते हैं न इंग्लिश जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट नो इंग्लिश। ठीक है, तो 1/6 विद्यार्थी जो इंग्लिश जानते हैं, यानी कि x/6 जो हो गए, x/6 ये हमारा जानते हैं इंग्लिश, इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश जानते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी? इफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास। तो जो इंग्लिश जानने वाले, जो हिंदी जानने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? वो हमारे x/8 है। कितने हैं? x/8। अब मेरे को निकालना है। अब समझिए मेरी बात को यहाँ पे, 3/x ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, 3/4। तो हम ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश में से जानते हैं। तो जो हिंदी और इंग्लिश जानते हुए वो विद्यार्थी हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? x - 3x/4। तो इसका आ जाएगा x/4। तो x/4 जो है ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी जानते हैं और इंग्लिश दोनों जानते हैं। अब x/4 में से अगर मैं घटा दूं, x/4 में से अगर मैं घटा दूं x/6, जो कि क्या जानते हैं हमारे, इंग्लिश, केवल इंग्लिश जानते हैं, और इसमें से अगर मैं घटा दूं x/8, जो क्या जानते हैं, जो केवल हिंदी जानते हैं, तो हमारा आंसर आ जाए। अब 4, 6, 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 6, 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से 2, 3 एंड 4, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 हमारा आ गया, सॉरी, तो 24 हमारा आ गया, जो ये क्या है, 24 हमारा, 24 हमारा आ गया एलसीएम। तो 6x हो जाएगा। ठीक है,
और 6x में से माइनस करेंगे 4x और प्लस हो जाएगा 3x। सॉरी, क्या हो रहा है ये, 8 की 24, 4 3 7 माइनस 1/24 आ जा रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। देखिए इसको कैसे करेंगे, समझिए यहाँ पे। देखो x/4 माइनस कितना हो गया, x/6 जो है वो केवल इंग्लिश जानते हैं, और प्लस x/8 जो है वो केवल हिंदी जानते हैं। तो इन दोनों को घटा देंगे हम तो आंसर आना चाहिए, बट आंसर आ नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलिए आज इस नहीं बनेगा, कल आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। और काफी क्लास बोरिंग रही है, इसका रीजन ये था कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, मतलब क्लास में हूँ, यहाँ पे मैं तेज बोल नहीं सकता था, ठीक है।